डेप्रिसिएशन, टॉपिक लिखिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है ना। तो डेप्रिसिएशन किस पर लगता है बोल बाबू? फिक्स्ड एसेट्स पर, एक्सेप्ट लैंड। जमीन को छोड़ करके सारे फिक्स एसेट्स पर क्या लगता है बोलो? हम लोग एसेट्स को क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्या करते हैं बोलो बाबू? जिससे वो घिसता है, उसका वेयर एंड टियर होता है, तो उसका जो वैल्यू घटेगा घिसने की वजह से, यूज करने की वजह से, उस वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं बोलो? डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये जो लगा ये फिक्स एसेट्स है, डेप्रिसिएशन लगा किस पर? प्लांट एंड मशीन पर। लैंड एंड बिल्डिंग लिखा रहता है, उसमें बिल्डिंग पर लगता है, बिल्डिंग पर लगता है, फर्नीचर पे लगता है, बोलो जी। ट्रांसपोर्ट वाला चीज जैसे कार पे लगता है, ट्रक पे लगता है, इन सब पर क्या लगता है बोलो? डेप्रिसिएशन लगता है। क्या इनटेंजिबल एसेट्स पर भी डेप्रिसिएशन लगता है? इनटेंजिबल एसेट्स, जो एसेट्स दिखाई नहीं दे, जैसे गुडविल वगैरह है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है ना, इन सब पे भी डेप्रिसिएशन लगता है। बोलते डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन उसको डेप्रिसिएशन ना बोल के एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन ना बोल के क्या बोलते हैं बोल बाबू? एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन का कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट है, चलो हम लोग थोड़ा बुक का पहले हेल्प लेते हैं। पेपर नंबर 1 2 2 पेज नंबर बोलो, पेज नंबर बोलो। बोलो। एक 105 पे है किताब में। तो डेप्रिसिएशन है, तो आप देखें यहाँ पे लिखा है एमोर्टाइजेशन। क्या लिखा है बोल बाबू? जब इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स पर लगता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे गुडविल पे लगा, या और भी लिख ली लो, कॉपीराइट पे लगा, पेटेंट्स पे लगा, ये सब क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है, या इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हो आप इसको। अब गुडविल का वैल्यू किसी रीजन से घट गया, जितना से घटा क्या लिखते हैं उसको? एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, या गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल
जैसे कॉपीराइट या ट्रेंड पेटेंट की बात करें, तुम 10 साल के लिए पेटेंट ली हो सरकार से, कितना साल के लिए, उसके लिए 10 लाख दिए होता, हर साल 1-1 लाख राइट ऑफ हो रहा है। बोलो हाँ ये ना, पेटेंट्स, एमोटाइजेशन इन पेटेंट्स या पेटेंट्स राइट ऑफ हो गया। उसके बाद है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस रेफर टू फेल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी की वजह से वैल्यू घटता है पुराने एसेट्स का, तो वही कौन सा वैल्यू कहलाएगा, बोलो, ऑब्सोलेंस। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो तुम एक मशीन खरीदा 10 साल का, 10 साल खरीदा, सोचा चलेगा 8-10 साल, अगला साल ही नया टेक्नोलॉजी आ गया, अब तुमको नया मशीन लेना पड़ रहा है। पुराना मशीन का टेक्नोलॉजी पुराना, तो सस्ता में ही बिकेगा ना। 10 लाख का खरीदे थे, उसका वैल्यू सीधे गिर के हो गया 5 लाख। ये जो एक वैल्यू गिरा, ये किसकी वजह से गिरा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो आज की डेट में देखने को मिलता है, उससे एसेट्स का वैल्यू घट गया, तो वो क्या हो गया, बोलो, ऑब्सोलेंस। लिख लो, ऑब्सोलेंस रेफर टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी। इसमें एक और शब्द जोड़ा है, ड्यू टू न्यू या चेंज इन टेक्नोलॉजी, लिख दो, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेस्ट, फैशन, ईटीसी, बस। क्या क्या लिखे, चेंज इन टेक्नोलॉजी है ना, चेंज इन टेस्ट, कॉमा, फैशन, ईटीसी। तो कोई एसेट्स का, फिक्स एसेट्स का वैल्यू अगर टेक्नोलॉजी के बदलने से, फैशन के बदलने से, टेस्ट के बदलने से उसका वैल्यू गिरता है, तो सडनली जितना वैल्यू गिरा वही क्या होगा, उसका ऑब्सोलेंस होगा। अगला लिखो, डिप्लेशन। स्टार डाल के लिखते चलो, DPLETION। लिखो, डेप्रिसिएशन इन नेचुरल रिसोर्सेज, डेप्रिसिएशन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, डेप्रिसिएशन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ब्रैकेट में लिख देना, वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स। जो एसेट्स वेस्टिंग है, मतलब रखे रखे भी क्या होता है, खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, उड़ जाता है। जैसे माइंस है ना, माइन में क्या है, माइन से अगर कोयला निकालना चाहेंगे या कोई भी चीज, तो नष्ट बहुत होता है, बर्बाद बहुत होता है। माइंस हो गया, क्वेरीज हो गया, आपका तेल, ऑयल, आपका ऑयल वेल्स हो गया, तेल का कुआं हो गया, टिम्बर स्टैंड्स हो गया, ये सब लिख लीजिए आपका। क्वेरीज का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, क्वेरीज का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, देखो जरा, इसका भी मतलब कुआं ही से निकल के आता है ना, देखो तो क्या लिखा है, देखिए देखिए जरा सा सर्च मारिए थोड़ा सा।
होता है जी? खाद्यान्न। हाँ जी, ओके ओके। पहाड़ से क्या निकाला जाता है? हाँ, जो भी चीज है, समझ ही रहे हो तुम लोग, ज्यादा होशियार हो। डिप्रेशन क्लियर है जी? बोलो। एक और टाइप होता है, कौन बताएगा? हाँ, उसका क्या होता है, उसमें क्या होता है? हाँ जी, प्रॉपर्टी पे लगता है। ये सब किस पे लग रहा है? कोई नेचुरल घटना घट गया, बोलो ना। नहीं, अर्थक्वेक आ गया। देखो पुराना वाला बुक में है, अर्थक्वेक आ गया, जो बिल्डिंग 1 करोड़ का था, है ना, थोड़ा अर्थक्वेक में हिल गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, उसका वैल्यू धड़ाम से गिरेगा, बोलो हाँ या ना? तो वो डेप्रिसिएशन है। इस बुक में कितना पेज नंबर है बाबू, पुराना बुक में? 81 है। डिलैपिडेशन कहते हैं जब आप ओल्ड एज वगैरह जो है, बिल्डिंग अदर प्रॉपर्टीज जो है ना, लिखो डिलैपिडेशन में, लिख ही लो। डिलैपिडेशन में लिखो डेप्रिसिएशन ड्यू टू ओल्ड एज और लॉन्ग यूज, ऐसा ही लिखो, ओल्ड एज और लॉन्ग यूज। नेचुरल नहीं लिखा है, मत ही लिखो, फिर ऐसे होता है तो वही ओल्ड एज और लॉन्ग, ये सब डेप्रिसिएशन के तरह तरह के टाइप्स है ना। अब डेप्रिसिएशन का कारण बाबू, डेप्रिसिएशन का इंटरनल कारण होता है, एक्सटर्नल कारण होता है, टाइम एलिमेंट होता है और एबनॉर्मल ऑकरेंस होता है। डेप्रिसिएशन के 4 कारण हैं। कितने कारण है बोलो? 4 कारण। लिखो काउजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, टॉपिक डालो, डेप्रिसिएशन के कारण। काउजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के कारण। इंटरनल कारण लिखो, पहला इंटरनल कारण, काउजेज, कारण मत लिखना। हाँ, इंटरनल काउज। इसमें 2 चीज दिया है, वेयर एंड टियर में लिखने नहीं जाएंगे। अगर एसएस यूज करते तो घिसता है ना जी। आप अगर कोई मशीन खरीदते हैं, उसको यूज करते हैं, तो उसके बॉडी पार्ट्स घिसेंगे। आप अपने बिजनेस के अंदर कार खरीदते हैं, ट्रक खरीदते हैं, वो यूज होता है तो उसका इंजन घिसता है, उसका टायर घिसता है, उसका बॉडी घिसता है, बोलो हाँ या ना? वेयर एंड टियर, इंटरनल कारण लिख के टॉपिक डालो। चलो लिख लिए क्या? कि पहला लिखे ना इंटरनल काउजेज, पहला में लिखी दो, ए कर बी करके, या आपको जैसा भी है। वेयर एंड टियर है, और दूसरा क्या है बोलो? डिप्लेशन, मतलब नेचुरल, ये जो भाप बन के उड़ जाना, ऐसा कुछ भी। अब जैसे तेल के कुआं में क्रूड ऑयल वगैरह है, पक्का है कुछ ना कुछ भाप वगैरह बन के उड़ ही जाता होगा, कुछ ऐसा, बोलो जी।
नेचुरल गैस का कुआं है, उससे नेचुरल गैस निकाल रहा है, तो सिंपल सी बात है कुछ ना कुछ तो बर्बाद होता ही होगा। वो आ गया इंटरनल कारण हुआ, वो उस सामान के नेचर की वजह से हुआ। अगला है एक्सटर्नल और इकोनॉमिकल काउस। एक्सटर्नल कारण क्या है? ऑब्सोलेंसेस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, बेटर कोई सब्स्टिट्यूट आ गया, मार्केट में डिमांड चेंज हो गया। तो पहला पॉइंट इसमें लिख दो, ऑब्सोलेंसेस आप लिख चुके हो ऊपर में। और इनएडिक्वेसी का मतलब हो गया पहले जिस क्षमता से आप काम करते थे, आप अब उससे ज्यादा कैपेसिटी से काम करना चाहते हैं, तो पुराना मशीन सब काम आने वाला नहीं है, उसका वैल्यू तेजी से गिरेगा। इनएडिक्वेसी, जब आप अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज करते हो तो वो डिसग्रेडिंग करता है एसेट्स को बाबू, पुराना एसेट्स का वैल्यू तेजी से गिरता है। तीसरा कारण है टाइम एलिमेंट। क्या है बोल बाबू? टाइम एलिमेंट में क्या होता है, जैसे मान लो तुम कॉपीराइट लिए हो किसी से 5 साल के लिए, उसके लिए उसको तुम दिए हो 10 लाख रुपया 5 साल के लिए। अरे बोलो जी, तो 5 साल में वो खत्म हो जाएगा ना? हर साल 2-2 लाख रुपया राइट ऑफ हो रहा है, हाँ या ना? कोई जगह लिए हो किसी से लीज पे तुम, या सरकार से तुम कोयला का खदान लिए हो लीज पे 20 साल के लिए, उसके लिए सरकार को तुम 1 करोड़ दोगे, तो क्या होगा? हर साल कितना वैल्यू करेगा, घटेगा? बोलो, 1 करोड़ 20 साल के लिए कितना होगा? 100 नंबरी 5 लाख हर साल, बोलो हाँ या ना? 1 करोड़ बटा 20 कर दो, 100 लाख बटा 20, 100 बटा 20 5 लाख। तो टाइम एलिमेंट हो गया ये। बहुत सारा एसेट्स होता है जनरली इंटेंजिबल एसेट जो आपको फिक्स टर्म के लिए मिलता है, जैसे लीज है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ये सब टाइम एलिमेंट की वजह से उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो टाइम एलिमेंट में तीर डाल के लिख दो क्या? एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन में लिख लो, लीज, पेटेंट, कॉपीराइट, इन तरह के चीजों पे लगता है टाइम एलिमेंट। लीज, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब। उसके बाद है एबनॉर्मल ऑक्यूरेंसेज, और सब कोई कारण, आग लग गया बिल्डिंग में मान लो, या मशीन में आग लग गया, भूकंप आ गया, बिल्डिंग हिल गया, बोलो हाँ है ना? ये एबनॉर्मल कारण हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसे वैल्यू काफी गिरता है एसेट्स का। इसमें एक लाइन लिख ही लो, an accident, fire या natural calamity can damages the service potential of an asset partly or fully। एक एसेट्स को पूरे तरीके से या पार्टली डिसग्रेड करता है ये, अगर वो एसेट्स का एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, ये सब। का कारण हो गया ये, देख लिए। चलो मेथड में चलते हैं। डेप्रिसिएशन निकालने का बहुत सारा मेथड है बाबू।
करीब 14-15 मेथड है, बट मेन दो ही है, स्ट्रेट लाइन और WDV जो आपको पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, या इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोल बाबू? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। इक्वल इंस्टॉलमेंट कह दो, फिक्स कह दो, इक्वल कह दो। एक होता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, इसका नाम स्ट्रेट लाइन बोलो या फिक्स इंस्टॉलमेंट बोलो या WDV बोलो या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड बोलो, ये दो मेथड का नाम है। तो मेथड वगैरह शुरू करने से पहले एक चीज समझना होगा, कोई भी एसेट्स लिख लिए। जब मान लो कि तुम कोई एक एसेट परचेस किए, कोई मशीन खरीदे हो, कोई मशीन खरीदे हो, तो मशीन खरीदते हैं, मशीन को अपने फैक्ट्री तक लाते हैं, बोलो हाँ या ना। उसके बाद इंजीनियर्स आते हैं, इसको क्या करते हैं बोलो? इंस्टॉल करते हैं, पूरा सेटअप तैयार हो जाता है, फिर बटन दबाते हैं और मशीन काम करना क्या करता है? चालू कर देता है। बोलता है एट टू यूज पर पहुंचने से पहले किया गया सारा खर्च मशीन में ही जोड़ देते हैं। क्या बोला बोलो बाबू? माने बटन दबाओ काम शुरू, उस समय तक पहुंचाने में जो भी खर्च हुआ सब उस एसेट्स में ही क्या करते हैं? 9 लाख का। कितने का खरीदे? दिल्ली में खरीदे, पटना लाए, भाड़ा लग गया, ट्रांसपोर्ट चार्ज लग गया 60,000। ट्रांसपोर्ट चार्ज लग गया कितना? इंजीनियर आया, इंस्टॉल किया, वो ले लिया 40,000 रुपया। कितना ले लिया बोलो? तो बताओ वो मशीन कितने का है? 9 लाख का है या 10 लाख का है? बोले बिल्कुल, क्योंकि यहां जाके इंस्टॉल हुआ, माने बटन दबाएंगे काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस स्थिति तक पहुंचाने में जो भी खर्च करेंगे उसको क्या करेंगे बोलो? एसेट्स में ही जोड़ देंगे। अब एसेट्स खरीदते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होता है? मान लो चेक से खरीद, मतलब बड़ा अमाउंट है तो बैंक से ही खरीद रहे हैं। मशीन खरीदे, मशीन एसेट्स है, एसेट्स बढ़ेगा डेबिट होगा, बोलो जी। मशीन डेबिट, मशीन टू बैंक अकाउंट 9 लाख 9 लाख, बोलो हाँ या ना। फिर लगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, लेकिन लिखेंगे एंट्री किस बात से? मशीन टू बैंक, अरे बोलो हाँ या ना। लगा इंस्टॉलेशन चार्ज, क्या इंस्टॉलेशन चार्ज टू बैंक लिखेंगे? बोला नहीं नहीं नहीं, मशीन में ही जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? मशीन टू बैंक। तो मशीन के एट टू यूज पर पहुंचने से पहले किया गया सारा खर्च क्या करते हैं बोलो? माने एसेट्स में ही ऐड कर देते हैं। एक बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बन रहा है, उसमें जिस भी जमीन पे बन रहा है जमीन का वैल्यू, उस बिल्डिंग में जो मटेरियल लगा बनाने में, लेबर लगा बनाने में, बोलो जी, जब तक वो बिल्डिंग का सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेशन ना मिल जाए। आप जब सामने बिल्डिंग वगैरह बनाते हो तो आपको नगर निगम से क्या लेना पड़ता है? सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेशन कि कंप्लीट हो गया। उस समय तक उस बिल्डिंग पर जितना भी खर्च करोगे सब क्या है? उस बिल्डिंग के वैल्यू में जुड़ता चला जाएगा। अरे समझ में आया बात?
तो पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है? जो भी वैल्यू ऑफ एसेट्स होता है वो यूज होता है और बाद में रद्दी के रूप में बिकेगा। जितना में वो एसेट्स खरीदे हैं उस जितना में वो कुछ सालों बाद स्क्रैप में बिकेगा माइनस कर देंगे और लाइफ ईयर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कितने साल का वो मशीन चलेगा लाइफ। कोई मशीन वगैरह खरीदते हो, इंजीनियर क्या देता है सर्टिफिकेट कि ये मशीन 5 साल चलेगा, ये मशीन 10 साल चलेगा, वही मशीन का लाइफ ईयर हो जाता है। क्या हो जाता है बोल बाबू? और फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? रेट, जितना भी यहाँ डेप्रिसिएशन निकलेगा इस फॉर्मूला से बटा वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई 100। एग्जाम्पल से समझेंगे। पहली बार जैसे फॉर्मूला लिखते हैं, जनरली हम क्वेश्चन ही करवा के फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है सब तरीका बदला जाए। तो प्लांट एंड मशीन खरीदा है कितने का बोलो बाबू? 9 लाख का। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो लगा है वो लगा है 70,000। कितना लगा है बोलो बाबू? इंस्टॉलेशन चार्ज जो लगा है वो लगा है 30,000। इंस्टॉलेशन चार्ज कितना लगा है? स्क्रैप वैल्यू जो है वो 2 लाख है। वो मशीन जब यूज करते करते रद्दी हो जाएगा तो कितना में बिकेगा, ऐसा अनुमान है। और लाइफ ईयर जो है वो 10 ईयर है उस मशीन का। कितना साल है उस मशीन का लाइफ बोलो बाबू? 10 साल। इंजीनियर बोला है ये मशीन नॉर्मल कंडीशन में 10 साल चलेगी। बोलता है डेप्रिसिएशन निकालो और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन को क्या लिखेंगे? SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहले यहाँ पे निकालना होगा क्या, वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन। क्या बोले थे, जब तक एट टू यूज पर ना आ जाए उस पर किया गया सारा खर्च एसेट्स में ही क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बोलो जी, कितने का खरीदा पहले बोलो? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बोलो, इंस्टॉलेशन चार्ज बोलो, वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना हो गया? 10 लाख, 10 लाख। डेप्रिसिएशन बराबर क्या होता है, जो भी वैल्यू ऑफ एसेट्स है माइनस स्क्रैप वैल्यू जितना में बिकेगा और लाइफ ईयर से क्या देंगे, डिवाइड करेंगे। तो वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है, 10 लाख है। स्क्रैप कितना है,
और कितना साल चलेगा? 10 में 2 लाख गया, 8 लाख बटा 10 कितना आया? 80,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय वैल्यू ऑफ एसेट्स इनटू 100। डेप्रिसिएशन कितना है बोलो? वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है? 10 लाख यहां करना इंटू 100, 8% आ जाएगा। क्लियर है? ऑनलाइन में रिप्लाई कीजिए जी, क्लियर है? एक और बना लो फिर आगे बढ़े। पांच साल है। स्क्रैप वैल्यू 5 लाख। डेप्रिसिएशन निकालिए और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालिए। बहुत अच्छा।
हो गया। क्या होगा, वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है? 30 लाख हो जाएगा ना, जोड़ जोड़ के सारा। और स्क्रैप है और लाइफ ईयर है 15 लाख बटा 5, कितना आया? या डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बराबर डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है, और कितना आया जी? 15% स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लग रहा है। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? अब हम लोग लिखेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या करते हैं, जब एसेट्स वगैरह खरीदते हैं और उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। आज परंपरागत तरीका से चलेंगे, ठीक है? जर्नल एंट्री लिखेंगे। एसेट्स परचेज किया गया, जो भी आप एसेट्स खरीदते हैं, एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स बढ़ेगा, बोलो जी। एसेट्स अकाउंट डेबिट, कैश से खरीदोगे तो कैश, चेक से खरीदोगे तो बैंक, उधार खरीदोगे तो क्या कहेंगे, वेंडर लिख देंगे। क्रेडिटर भी लिख सकते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा है वेंडर लिख। इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है नए एसेट्स पर, उसको इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज से नहीं करते हैं, उसको एसेट्स के वैल्यू में जोड़ देते हैं। बोलो जी, एसेट्स अकाउंट डेबिट सेम होगा कैश या बैंक अकाउंट। ईयर एंड में साल भर एसेट्स यूज करेंगे, बोलो जी, तो साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, डेप्रिसिएशन जब लगता है तो एसेट्स का वैल्यू घटता है, एसेट्स का नेचर डेबिट बढ़ेगा, डेबिट घटेगा तो, और डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश लॉस है, ये भी ध्यान रखो। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, क्या है बोल बाबू? क्योंकि डेप्रिसिएशन में कहीं एक्सपेंसेज लॉसेज है, क्या कहीं पैसा सच में जाता है? नहीं, इसलिए नॉन कैश। रेंट जब देते हैं तो सच में पैसा जाता है, सैलरी देते हैं तो सच में पैसा जाता है, डेप्रिसिएशन में सच में पैसा कहीं थोड़ी जा रहा है, एसेट्स का वैल्यू घट जा रहा है। और एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो एसेट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नरेशन लिख लोगे ना, बिग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स का। अब साल भर डेप्रिसिएशन यूज किए, मशीन डेप्रिसिएशन लगा, और साल के लास्ट में क्या करते हैं, हर नॉमिनल अकाउंट कहाँ चला जाता है? यहाँ एसेट्स नॉमिनल तो है नहीं, रियल है, क्या सब रियल है, सिर्फ डेप्रिसिएशन ही है जो नॉमिनल है, वो ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि क्लोज करते हैं हर नॉमिनल अकाउंट साल के लास्ट। हर नॉमिनल अकाउंट, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वेजेस, कमीशन, डिस्काउंट, ये सब ट्रेडिंग एनपीएल में ट्रांसफर होता है।
डेप्रिसिएशन डेबिट है, क्रेडिट करेंगे, अकाउंट बंद कर रहे हैं। अब मान लो एसेट्स 1-2 साल यूज करके तब बेचा, क्या किया बोलो बाबू, एसेट्स बेच दिया। सब्सिक्वेंट ईयर में कभी भी क्या होगा, एसेट्स बेचेंगे। मान लो वो एसेट्स पुराना था, लगने लगा, तो एसेट्स हम बेच दिए। एसेट्स बेचे तो क्या आया, अब एसेट्स अगर साल के पहला दिन ही बेच दिए तो उस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, बोलो जी। अगर उस साल भी साल भर यूज करके तब बेचे तो उस साल भी क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगेगा तो आपको मालूम है डेप्रिसिएशन टू एसेट्स। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब मशीन बेचे हैं तो या तो उसमें प्रॉफिट होगा, या अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स होता है तो एंट्री क्या होगा, तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, और प्रॉफिट होने से एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, बोलो जी। एसेट्स डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट, ऑल एक्सपेंस लॉस डेबिट होता है, प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट एक्सपेंस लॉस डेबिट नॉमिनल अकाउंट में, इनकम गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट। अब अगर प्रॉफिट हुआ है ये भी नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ट्रांसफर होगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हुआ था पीएल में। तो ये क्रेडिट है, क्या करेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या अगर मान लो लॉस हो गया, एसेट्स बेचे और क्या हो गया, पहली बार हम बिना क्वेश्चन के कोई एंट्री लिख रहे हैं, कल करेंगे क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस का नेचर क्या होता है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा और एसेट्स का वैल्यू घट जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब प्रॉफिट पीएल में गया थी, लॉस भी तो पीएल में जाएगा, बोलो जी। लॉस डेबिट है, करेंगे क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स।
कल जब क्वेश्चन करेंगे तो किसी को एंट्री में दिक्कत रहा होगा, तो कल दिक्कत नहीं रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर रहने दो, आज का काम हो गया।